नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए जो इस सीरीज के 2 पार्ट है वो बना चुका हूँ। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो हरा पौधा होता है उसमें कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 17। कि हरे पोषक तत्व है उसमें कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि आपके प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। तो आपके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब किस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑक्सीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपकी जो ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है आपके जो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, या फिर कह सकता हो कि हाइड्रोजन परमाणु है या H+ आयन है उसका अलग होना, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। वही ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है, कैसा अपचयन होता है, जिसमें आपके ऑक्सीकरण हटता है। कह सकता हो कि H+ आयन है वो जुड़ता है, या कह सकता हो कि इलेक्ट्रॉन आयन हटता है। ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से कहें तो प्रकाश संश्लेषण में किस तत्व का जो ऑक्सीकरण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो आपके जो जल होता है उस जल का जो आपके ऑक्सीकरण है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो साबुन को जब जल में घोलने पर उस जल के जो पृष्ठ तनाव यानी कि जो सरफेस टेंशन है उस पर जो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल में घोलने पर जो सरफेस टेंशन है वो घट जाता है। क्या होता है सर कि वो घट जाता है, जिसके कारण जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जो स्वचालित वाहनों में जो प्रयुक्त जो द्रव चालित ब्रेक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो स्वचालित ब्रेक है वो आपके जो पास्कल नियम होता है उस पास्कल नियम पर जो कार्य करता है। ठीक है। तो ये काफ़ी ये प्रश्न आप इम्पोर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो जल पृष्ठ पर जो लोहे के जो टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है, यानी कि क्या कारण है कि जो जल के पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े हैं वो तैरते नहीं है। तो इसका एक तो कारण ये होता है कि लोहे द्वारा जो विस्थापित जल है वो आपके जल का जो भार है वो लोहे के भार से कम होता है। दूसरा कारण है, इस तरह से कह सकते हैं कि जब जल का घनत्व और किसी वस्तु का घनत्व जब दोनों बराबर ना हो, यानी जब जल का घनत्व कम हो और वस्तु का घनत्व अधिक हो तो वस्तु डूब जाएगी, और अगर जल का घनत्व अधिक हो और वस्तु का घनत्व कम हो तो वो वस्तु है वो जल पर तैरेगी। इस केस में आपके जो लोहे के टुकड़े होते हैं उनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, और जिसका घनत्व जल से अधिक हुआ वो ऑटोमेटिक सीधे आपके जल में डूब जाएगी। ठीक है। तो ये भी बात आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि तेल दीप्त में बत्ती का जो तेल के किस कारण ऊपर उड़ता है, यानी जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें लौ जलती है, तो धीरे धीरे जो वो लौ होती है जो रुई होती है वो आपके पूरे तेल को खींचती है। तो क्या ये पूछ रहा है कि किस कारण से वो लौ है वो पूरे तेल को अपने ऊपर या ऊपर की ओर तेल खींच जाता है। तो वो होता है आपके जो केशिका होता है ना, उसके कारण आपके जो आगे वो तेल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट बात की जाए तो वायु के आयतन में जब जल वाष्प की जो मात्रा को जाना जाता है कि वायु के आयतन में जल वाष्प की जो मात्रा को क्या जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में से, यानी वायु के जल में जो जल वाष्प है उसको निरपेक्ष आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हमारी हड्डियों में और दांतों का जो मुख्य रूप से क्या घटक होता है, यानी हड्डियों में और दांतों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो आपके जो मुख्य रूप से जो है आपके कैल्शियम और फास्फोरेट है या फास्फेट है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपके कैल्शियम और फास्फेट है वो आपके दांत और हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक निम्न में से कौन सा तत्व है वो आपके
हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? तो प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वो आपके जो फ्लोरीन होता है, यानी एफ होता है। और आपके जो इसमें जो हैलोजन में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणता है वो भी आपके जो फ्लोरीन है उसी की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो माइकोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी है उसमें आपकी जो कवक है उस कवक का अध्ययन है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में जो कोबाल्ट की धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु है वो आपके विटामिन 12 में B12 में पाई जाती है, क्योंकि इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है? साइकोकोबालेमिन, यानी कि कोबा मतलब कोबाल्ट है वो उसमें पाया जाता है। इसमें आप सबसे मैं कुछ अपने जो विटामिन है उसके वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ, तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। जैसे कि विटामिन ए है, वो आप विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके हो जाएगा आपके रेटिनॉल। विटामिन B1 है, B1 का हो जाएगा आपके थाइमिन। विटामिन B2 है उसका हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है, उस B3 का हो जाएगा आपके नियासिन। विटामिन B5 है, उस B5 का हो जाएगा आपके पेंटाथोलिक एसिड। विटामिन B6 है, B6 की बात की जाए तो विटामिन B6 का हो जाएगा आपकी जो पायरोडॉक्सिन। विटामिन 7 है, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक प्रकार से हार्मोन विटामिन है वो होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है आपके बायोटिन। विटामिन B9 है, वो होता है आपके फोलिक एसिड। और अभी भी इस प्रश्न के हिसाब से विटामिन जो 12 पूछा है, विटामिन B12 है वो राइबोकोबालेविन है वो होता है। इनके अलावा अगर मैं विटामिन सी की बात करूँ तो विटामिन सी आपके एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी होता है आपके जो कैल्सीफेरोल। विटामिन आपके ई होता है वो आपके टोकोफेरोल। और विटामिन के होता है आपके पेंटाथोलिक। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? कि जब आपके पीने वाले जल होता है उसमें जब आपकी नाइट्रेट की मात्रा, जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो उसके कारण आपके जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो रोग है वो व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेट की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो शाही रोग ये है। शाही रोग या फिर जो रॉयल डिजीज है वो किसे कहते हैं? तो शाही रोग की बात की जाए तो आपके जो हीमोफीलिया होता है उसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से प्रोटोजोआ होता है, सॉरी, जो आपके जो आनुवांशिक रोग होता है, जो आपके आनुवांशिक रोग होता है हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो मानव के रक्त किस प्रकार का एक उत्तक होता है, यानी किस प्रकार का एक टिश्यू है? तो मानव का रक्त होता है वो एक प्रकार से तरल, जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो तरल, एक और प्रकार से एक संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है सर? तरल संयोजी उत्तक है वो मानव का जो ब्लड है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न है कि आपके रुधिर में जो कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन है वो नियंत्रित करता है? जो कैल्शियम की जो मात्रा है उसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके जो कैल्सिटोसिन है, वो आपकी जो कैल्शियम को, कैल्सी से कैल्शियम याद रख सकते हो आप, और इसमें जो कैल्शियम को आपकी जो कंट्रोल है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आवर्त सारणी के जनक, आपके आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी के जनक है वो आपके जो मेंडलीफ है उसको कहते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माना जाता है वो आपके हेनरी मोजले को माना जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको सिर्फ आवर्त सारणी के जनक पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी की पूछे तब हो जाएगा आपके हेनरी मोजले। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है? वैसे अस्थि से अस्थि दो जब अस्थियां मिलकर एक जब छोटी छोटी अस्थियां मिलकर आपकी जो बड़ी अस्थि का निर्माण करते हैं तो उसे ऑसिफिकेशन या फिर अस्थीकरण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से अस्थि से अस्थि की जोड़ है वो क्या कहलाती है? लिगामेंट है वो कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मैंने अभी बताया कि अगर आवर्त सारणी पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा मेंडलीव। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा आपके हेनरी मोजले, वो आपका आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? तो मैंने अभी बताया आवर्त सारणी के जनक आपके मेंडलीव, आधुनिक आवर्त सारणी के हेनरी मोजले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है कि चॉकलेट का जो अधिकांश सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इनका जो अधिकांश अंश है
वो इसमें ज़्यादातर कौन से मात्रा में पाया जाता है? तो इस जो आपके चॉकलेट है ये उसमें ज़्यादातर मात्रा में निकेल है वो पाया जाता है, जिसके कारण जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है वो शरीर की जो तापमान है, जो यानी बॉडी के जो टेम्परेचर है उनको कंट्रोल करती है। तो बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको जो हाइपोथैलेमस होता है, वो हाइपोथैलेमस आपके जो बॉडी के टेम्परेचर को आपका जो कंट्रोल है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गाय के दूध में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विटामिन की जो प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध की बात की जाए ना तो इसमें विटामिन बी की मात्रा है वो प्रचुरता होती है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम बी, अगर आपको विटामिन बी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये होता है कि विटामिन बी वन दोनों एक ही होता है, ठीक है। उसका मैंने अभी बताया उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका थाइमिन नाम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। अच्छा, H5 एक इस तरह के दो क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है आपकी जो H1 आपके N1, एक होता है H5, एक होता है H5N1 होता है, ठीक है। H1N1 H5N1 होता है। आपके जो H1 और N1 है वो H1 और आपके N1 है वो आपके जो स्वाइन फ्लू है उसमें होता है। वही अगर H5 और N1 है वो आपके बर्ड फ्लू में होता है। अब किस तरह से याद रखेंगे? स्वाइन आपके जो संख्या में कम है, जबकि आपके जो बर्ड है वो संख्या में ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला होगा वो आपके बर्ड फ्लू में हो जाएगा, यानी H5 बर्ड फ्लू में चला जाएगा। वही जो कम वाला है वो स्वाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें H5N1 पूछा है, तो H5N1 पूछा जाए तो आपके जो ज़्यादा है तो इसलिए वो बर्ड फ्लू में चला जाएगा। और अगर स्वाइन फ्लू पूछा जाए तो आपके H1N1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपके H5N1 है वो आपके बर्ड फ्लू में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अम्नियो सिंथेसिस एक तकनीक है जो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। जो आपके जो अम्नियो सिंथेसिस होता है ये आपके जो ये जो तकनीक है वो आपकी जो गर्भवती स्त्री होती है उसके जो गर्भ में जो पल है बच्चे के जो लिंग परीक्षण के लिए काम में ले जाती है। यानी कि गर्भ में जो लड़की है या लड़का है उसके जो टेस्ट के लिए इसका जो इस तकनीक का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही क्या होगा कि जो भ्रूण में जो लिंग परीक्षण होता है उसकी जो टेस्टिंग के लिए इस तकनीकी का जो काम है वो लिया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो किसने खोज की कि जो मलेरिया है मच्छर द्वारा स्वचालित होता है, यानी किसने खोज की कि जो मलेरिया मच्छर द्वारा मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा होता है। तो इसके लिए जो इसकी जो बात की गई है वो आपके रोनाल्ड रॉस है, उनके द्वारा कहा गया कि जो मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है, मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक है। तो आपके ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।